नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आज बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। भारतीय सशस्त्र बलों ने मंगलवार देर रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इसका मकसद उन आतंकी शिविरों को समाप्त करना था जो भारत पर हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में लगे हुए थे। इस अभियान के तहत कुल 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को बहुत संयमित, सीमित और गैर उत्तेजक तरीके से अंजाम दिया। हम आपको बता दें कि खास बात यह रही कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला नहीं किया गया है। सरकार ने बताया कि भारत ने लक्ष्यों के चयन और ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया में संयम बरता। ऑपरेशन सिंदूर की ये कार्रवाई उस आतंकी हमले के बाद की गई जिसमें पहलगाम में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। इस हमले के बाद देश भर में भारी गुस्से और आक्रोश का माहौल था। वहीं भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस हमले के जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलेगी और ऑपरेशन सिंदूर उसी वचनबद्धता का हिस्सा है। पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। सेना के इस एक्शन में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए जबकि 70 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक प्रेस ब्रीफिंग की है और पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर देश की जनता को जानकारी दी कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्रवाई नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि भारतीय सशस्त्र बल के ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया। पाकिस्तान सेना और नागरिकों के ठिकानों को किसी तरह से निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन अगर पाकिस्तान किसी तरह की हिमाकत करता है तो उसका जोरदार जवाब दिया जाएगा। 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे।
ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद और उससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवादियों और आतंकवादियों को पनाह देने वालों को चेताते रहे हैं और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चुनौती भी देते रहे हैं। मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पहलगाम आतंकी हमले को एक बड़ी चुनौती बताते हुए इस घृणित कार्य करने वाले को दंड भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी थी। चुनौती प्रस्तुत करता है
But the nation is fortunate to have a towering leader, Prime Minister Narendra Modi in his third term. And that is our greatest assurance. But when we have a chunauti like Pahalgam, the nation has to rise as one person. It is an occasion for us to take a resolve. National interest is beyond compromise. Nation first has to be our principle. हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है और राष्ट्रीयता से हम ओतप्रोत हैं। इससे हम दूर नहीं हटक सकते और यही कारण है कि आज दुनिया भारत की ओर देख रही। दो डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजीव चोपड़ा हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ओपी तिवारी जी, वैसे तो एक प्रेस ब्रीफिंग हो गई है और बता दिया है कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, लेकिन आपका क्षेत्र है तो हम भी जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। 15 दिन का समय लिया और 15 दिन के बाद ये ऑपरेशन किया गया, तकनीकी दक्षता का प्रदर्शन है या आतंकवाद के विरुद्ध जो हमारा संकल्प है लड़ने का, उसे मिटाने का, उसकी प्रतिबद्धता को कहीं ना कहीं दर्शाता है? देखिए, ये प्रतिबद्धता हमने प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा, जो ऑब्जेक्टिव दिया, उसको भली बात एयरफोर्स ने उसका फॉलो किया कि जितने टेररिस्ट अटैक हुए थे, पहले पार्लियामेंट से ले ले, बॉम्बे ले ले, सबका हिसाब रखा जा रहा था कि कहां से आते हैं, कैसे आते हैं। कि एयरफोर्स के पास ये प्लानिंग में हमेशा रहता है कि कहां पर है, क्या जगह है, जब मौका मिलेगा, जब हमें डायरेक्शन मिलेगा, हम उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। और ये जो इंटेलिजेंस है, इसका बहुत ही रेलेवेंट होने के लिए बार बार इसको अपडेट करना पड़ता है। तो जिस तरीके से हमें इंटेलिजेंस मिली, एक्यूरेसी, इस टाइप का ऑपरेशन देने के लिए सबसे पहले जरूरी है, महत्वपूर्ण जरूरी है उसकी एक्यूरेसी, टारगेट आइडेंटिफाई करना, उसकी एक्यूरेसी और करेक्ट कोऑर्डिनेट्स मिलना और उसको सही टाइम पर सरप्राइज एलिमेंट के साथ स्ट्राइक करना, ताकि हमारी एफिशिएंसी तगड़ी हो, मतलब रिजल्ट 100% हो विदाउट एनी लॉस। विदाउट एनी लॉस मींस कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज एनी एयरक्राफ्ट। इवन हमने मिसाइल का नुकसान नहीं किया, सारे 9 सेक्टरों में हमने मल्टीपल मिसाइल्स अटैक किए ताकि डिस्ट्रक्शन अच्छा हो सके और साथ कुछ रिजल्ट मिल सके। ये कोई सांकेतिक अटैक नहीं था कि हर सारे सेंटर में हमने एक मिसाइल लॉन्च कर दिया, डैमेज करके दिखा दिया कि हम अटैक करने के कैपेबल है। वो मल्टीपल अटैक्स किए गए, कई मिसाइल्स उस टारगेट्स पर मारी गई ताकि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता था, डिस्ट्रॉय किया गया। ये आपने भली बात जो प्रेस रिपोर्ट किया उसमें आपको कवर किया गया है। ये बड़े लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है। हमारी जो एयरफोर्स है, आर्मी है, हमेशा एवर लॉन्ग इससे कंटिन्यूअस प्रोसेस, हम अपने टारगेट्स अपडेट करते रहते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स डिवाइड करते रहते हैं कि जब अगर मौका मिलेगा तो हम वेट नहीं करेंगे कि हमें मौका दीजिए, हमें कैसे करना है। हमें तो तैयार रहना है, जब भी चीज मिले हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, कई ऑप्शन तैयार रखते हैं, उसका अकॉर्डिंगली स्ट्राइक करते हैं। तो ये देखिए, जब पहली बार स्ट्राइक हुआ था 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, तो पाकिस्तान जब 2-2.5 साल रुका, उसका 2019 में जब किया उसके बाद 6 साल रुका। तो इस बार स्ट्राइक इतना क्रेडिबल, इतना तगड़ा स्ट्राइक करना था ताकि अगली बार इनको सर उठाने की हिम्मत न कर सके। तो जितने बेसेस थे जो खाली बॉर्डर के किनारे नहीं, बल्कि जो लाहौर के पास थे या जो बहावलपुर के पास थे, जो शहर के अंदर 120 किलोमीटर दूर थे, वहां जाके स्ट्राइक किया। एट द सेम टाइम इतना ध्यान रखा गया है कि जैसे डायरेक्शंस थे, हमारे पॉलिटिकल डायरेक्शंस थे कि कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, सिविलियन पॉपुलेशन को डैमेज नहीं होना चाहिए। वो भली बात ये इसमें सफल रहे हैं। हम पूर्ण रूप से एयरफोर्स के स्ट्राइक पूर्ण रूप से सफल रहा हुआ है, क्योंकि डिस्ट्रॉय किया गया है, कोई लॉस नहीं हुआ है, कोई मिसाइल्स हमारी खराब नहीं गई है, सारी मिसाइल्स से हिट किया है और होपफुली एक भी सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान नहीं हुआ है। और इसकी वजह से हमने पूरे विश्व में एक इंप्रेशन और क्रिएट कर सकते हैं कि भारत क्या कैपेबल है, भारत क्या चाहता है, जो चाहता है वही करता है। इसके पहले खाली ये कैपेबिलिटी खाली इजराइल के अंदर थी, तो भारतीय एयरफोर्स ने दिखा दिया है कि ये हम भी कर सकते हैं, जब चाहे कर सकते हैं। बालाकोट के जब स्ट्राइक किया था तब लोगों को कुछ संदेह था, कुछ हमारे लोगों ने ही इसके खिलाफ आवाज उठाई कि हमें विश्वास नहीं है, फोटो चाहिए। लेकिन इस बार किया, अब देखिए एक साथ ही 9
9 जो हमारे पास फुल इंफॉर्मेशन थी, 9 इंफॉर्मेशन थी, उनको स्ट्राइक किया। इसके अलावा अगर ये पाकिस्तान जो आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट कैंप्स में ऐसे बनाए हुए थे जैसे ये आर्मी कैंप हो, पूरा कैंप हो, और ये चोला पहन के बैठे हुए हैं। अगर इनके और कैंप इनके अपने ट्रेनिंग सेंटर में बढ़ा रहे हैं, तो अगली बार अगर कुछ इन्होंने गलती की तो हमें उसको भी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और ये हमें अपनी एफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी और प्रोफेशनलिज्म को हमें सलूट है, इंडियन एयरफोर्स के प्रोफेशनलिज्म के सलूट है। प्लानिंग टीम, इंटेलिजेंस गैदरिंग और सब कुछ, उसके ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो कि भारत खुद सक्षम हो गया है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो इस वॉरफेयर की वजह से हम ये सब अचीव करने के लायक हुए हैं। अब भविष्य में पाकिस्तान ऐसा कोई एडवेंचर करना चाहेगा, या भविष्य क्या, अभी भी उम्मीद है कि कुछ रिटेलिएशन होगा, तो लेकिन उसको बार बार सोचना पड़ेगा। तो ये है कि उसके लिए चेतावनी दे दी है। अभी जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें चेतावनी दे दी गई है। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी जब बालाकोट हुआ था तो डिनाइल मोड में था और स्वीकार ही नहीं कर रहा था पाकिस्तान कि भारत ने ऐसा कोई एयर स्ट्राइक किया भी है। लेकिन इस बार भारत कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता, उससे पहले पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी और उसने मान लिया कि भारत ने इस तरीके का अटैक किया है। वो बदलाव क्यों आया पाकिस्तान में? देखिए, पहले तो व्यूअर्स को जय हिंद। और जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने और इंटेलिजेंस ने जो अटैक किया है या स्ट्राइक्स की हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। जैसे कि आपने बताया कि हमने 2016 में सरप्राइज सर्जिकल अटैक्स किए थे, उसके बाद 2019 में हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान डिनायल मोड में था और हमेशा डिनायल मोड में रहता है कि हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट कैंप ही नहीं है। अभी भी हमने उसको बहुत बताया था पहलगांव में कि भाई आप टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंप्स हटा दीजिए, पर उन्होंने बोला हमारे यहाँ तो कोई कैंप ही नहीं है। और जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट ने बताया है कि हमारे पास हर टेररिस्ट कैंप के कोऑर्डिनेट्स हैं, हमारी इंटेलिजेंसी और हमारी जो एनटीआरओ है, जो टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारे पास सब कोऑर्डिनेट्स हैं। और हमने इस बारी प्रिसीजन स्ट्राइक किया था। इस बारी जैसे पाकिस्तान को बताया था, हमने हर बारी इमीडिएट नहीं किया, 14 दिन 15 दिन की प्लानिंग के बाद अटैक किया है। और उसको वार्न भी कर दिया था कि भाई अगर आप टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हटाओगे तो हम अटैक करेंगे। और जैसे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा है, हमने रियल टाइम टारगेट्स की फुटेजेस भी दी हैं कि पहले कैसा था टारगेट और अटैक होने के बाद या स्ट्राइक के बाद क्या था। तो इसमें ना केवल पाकिस्तान को कोई शक है, ना हिंदुस्तानियों को कोई शक है, ना इवन वर्ल्ड में भी ये हो गया इंडिया की कैपेबिलिटी कि हम कैपेबिलिटी रखती है प्रिसीजन स्ट्राइक करते हुए, जिसमें हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। कोई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर या फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया है। कोई सिविलियन कैजुअलिटी की हमारे को करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान डिनायल मोड में था। हमने उसका टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ की उसकी रिक्रूटमेंट होती है, जहाँ उसकी ट्रेनिंग होती है, जहाँ उनकी फाइनेंसिंग होती है, जहाँ इंडोक्ट्रिनेशन होती है और जहाँ से लॉन्च पैड हैं उनके, वो सब तो तकरीबन एलसी से और इंटरनेशनल बॉर्डर से 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक थे। वहां हमने अपना स्ट्राइक्स करके उसको अपनी काबिलियत और कैपेबिलिटी बता दी है कि हमारी इंटेंशन बहुत क्लियर है और पॉलिटिकल डायरेक्शंस और पॉलिटिकल विल हमारे में बहुत है कि पाकिस्तान कभी भी आइंदा भी ऐसे करेगा तो हम उस पर स्ट्राइक कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस का माहौल बन गया है कि पाकिस्तान याद रखेगा कि आइंदा 10 बारी सोचेगा कोई रिटेलिएटरी स्ट्राइक करने है कि हमें एस्केलेटरी मैट्रिक्स में हमेशा इंडिया या भारत ऊपर ही रहेगा उनसे और कंट्रोल करेगा। पर हमें संयम बरतते हुए ये कोशिश करनी है कि हमें लड़ाई को और आगे नहीं आना है। जो हमने सबक सिखाना था पाकिस्तान को सिखा दिया है और वो समझ गया है। होपफुली वो काउंटर स्ट्राइक नहीं करेगा। अगर वो करेगा भी तो हम एज ए नेशन और हम एज आर्म्ड फोर्सेस फुली तैयार हैं। उसका जवाब हम अच्छा, चोखा और बढ़िया देंगे। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी, जब पहलगाम की घटना हुई
तो पूरा देश एक एक दिन गिन रहा था। ये बात और है कि प्रधानमंत्री ने तभी आश्वस्त कर दिया था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 15 दिन लग गए। इसकी वजह यह भी थी कि पहलगाम की घटना होने के तुरंत बाद जो दबाव बनाया भारत सरकार ने वैश्विक स्तर पर, जो लॉन्चिंग पैड थे आतंकवादियों के वो शिफ्ट कर दिए गए थे, इसलिए भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा हमारी फोर्सेस को। यस, बहुत आवश्यक है, बिकॉज उन्होंने भी कुछ तो प्लान किया था कि हमें क्या करना। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, ये समय भी दिया गया कि इनकी 13वीं, जो बेचारी जिनको अपनी जान त्याग करना पड़ा, जिनके सोल ऊपर चले गए, उनकी 13वीं हो गई और सोल जैसे निकल गए या अटैक करना था, लेकिन उनको बहुत मौका दिया। बिकॉज इंस्टेंट रिएक्शन अगर होता तो हमें ये आउटपुट, ये रिजल्ट नहीं मिलता। हमें समय चाहिए था। किसी भी ऑपरेशन में एक सरप्राइज एलिमेंट अत्यंत आवश्यक होता है, प्लस वेरी क्रेडिटेबल इंटेलिजेंस, जैसे जनरल साहब बता रहे थे, क्रेडिटेबल इंटेलिजेंस चाहिए ताकि हम कोई गलती ना करें, कि थोड़ा भी एरर हो। जैसे प्रिसीजन स्ट्राइक थी, अगर एरर ये 500 मीटर का भी होता तो डैमेज कुछ और होता, ये लोग बच जाते और हमारा इंप्रेशन विश्व में वो नहीं होता कि इन्होंने काफी लोगों को मार दिया और पाकिस्तान हल्ला मचा सकता था। बट अभी तो जो भी टाइमिंग ली ताकि हमें कोई गलती का स्कोप ना हो, तो तैयारी अत्यंत आवश्यक है, मेहनत करनी पड़ती है। तुरंत रिएक्शन करने में वो आउटपुट नहीं आता, इसीलिए ये 15 दिन का समय लिया गया और ताकि कंफर्म कर लिया गया कि जैसे मान ली कि इनका चीफ का टारगेट हटा दिया गया, जैसे उनके चीफ को हटा दिया गया और लेकिन बाकी चीजें वहीं पर हैं, तो खाली हमें बुढ़े को मारने में उतना शौक नहीं होता जितना कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने में संतोष मिलेगा और जितनी उनकी लोअर लीडरशिप है वो खत्म हो जाएगी। ये सब कई कारण रहे होंगे, वो सब कई कारण होंगे, इसीलिए इसमें थोड़ा सा डिले किया गया। और एक रिजल्ट, हमें तो खाली आउटपुट की चिंता है और आउटपुट की सोचना चाहिए, और आउटपुट मिला और इतनी अच्छा आउटपुट मिला विदाउट एनी लॉस। नीदर हमने कुछ ना, हमने कोई हमारे कोई जवान गए ना कोई ऑफिसर गए, इवन तक कि हमारी कोई मिसाइल भी बेकार नहीं गई। जितनी मिसाइल फायर कर गई सारे टारगेट पर गई। ये भी नहीं सकते कि हमने एक मिसाइल भी बर्बाद कर दी, एक बुलेट भी बर्बाद कर दी। तो पूरा एफिशिएंसी विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी वेस्टेज, विदाउट एट्रिशन, ये रिजल्ट अचीव किया गया है। और प्राइम मिनिस्टर का जो उद्देश्य था, जो डायरेक्शन था, हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने ये अचीव किया है। एक थैंक एंड ए बिग सैल्यूट टू ऑल ऑफ देम हु हैव टेकन दिस एक्शन एंड डन इट। द नेशन को एक प्राउड फील करने में एक हमारी मदद की। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, समय जो है हो रहा है, मैं जी बोलिए आप। कि 2016 से पहले पाकिस्तान ने हमारे जो भी अटैक किए हैं, हमने उस पर कोई काउंटर स्ट्राइक नहीं किया था। 2016 में पहली बारी हमने सर्जिकल स्ट्राइक एंटायर एलसी के ऊपर करी थी। तो 2019 में जब बालाकोट हुआ था, उसको वो तैयारी थी, उसको ये नहीं मालूम था कि इस बारी हम ग्राउंड अटैक नहीं करेंगे, इस बारी हम ग्राउंड स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम एयर से करेंगे। तो हमने उस बारी एयर स्ट्राइक की और थोड़ा सा जो वो भी अलर्ट हो गया और जो उसमें थोड़ी लड़ाई हुई। उसके बाद इस बारी क्योंकि उसके आर्मी चीफ ने, आसिम मुनीर ने भी उससे पहले अपने डायलॉग में बताया था कि वो क्या करने वाले हैं, उसकी इंटेंट पता लग गई थी। और पहलगाम होने के बाद उसकी सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों बॉर्डर्स पे तैयार थी कि इंडिया अगर कोई रिटेलिएट करेगा तो उसका जवाब देंगे। इस करके हमारे को बहुत डिटेल प्लानिंग करने की जरूरत थी कि 15 दिन की मोहलत चाहिए थी, जिससे कि हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड इस्तेमाल करें और करेक्ट इंटेलिजेंस में करें, जिससे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वो मना कर रहा था कि हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस पर अटैक करें। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि तीनों सर्विसेज ने इंटीग्रेटेड अटैक किया है। हमने नेवी को भी एक्सरसाइज पे लगाया, अरेबियन सी में। एयरफोर्स पूरे बॉर्डर्स पे आज एक्सरसाइज करनी थी। जी, समय लिया थोड़ा सा, 15 दिन का समय लिया। और आपने कहा कि 15 दिन का समय इसलिए भी जरूरी था कि जो पहली 2 स्ट्राइक की थी भारत ने, तब पाकिस्तान को चौंका दिया था। इस बार पाकिस्तान तैयार था। उसकी तमाम तैयारियों के बावजूद भारत ने अपने जो है लक्ष्य को हासिल किया इस टारगेट के द्वारा, इस हमले के द्वारा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और विश्व इस भारत के इस नए रुख को देखकर चौंक गया है। आप दोनों जुड़े विशेषज्ञ के तौर पर, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा आपका और एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।